पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। बचपन में माताजी चूल्हे पर तवा चढ़ाकर रोटी सेक रही होती थी और सामने बाल बच्चे यानी हम थाली में सब्जी लिए रोटी का इंतजार कर रहे होते थे कि एक रोटी और मिलेगी, क्योंकि भूख तो ज्यादा लगी ही होती थी। खाने की भूख होती थी, लेकिन लाइन में पिंटू और बबली भी खड़े रहते थे। फिर कहीं जाकर गुड्डू का नंबर आता था। मन में भयंकर डर भी रहता था कि माताजी की आंखों में चूल्हे का धुआं जा रहा है, वो परेशान हो रही है। अगर बार बार रोटी मांगी तो हो सकता है कि दो चार चिमटे हमें भी पड़ जाए। खैर, अगर वो दिन याद आ गए हों तो हो सकता है कि वो दिन वापस देखने को मिल जाए आपको कुछ समय के लिए। एलपीजी से लकड़ी या उपले वालों चूल्हों पर जाना पड़ सकता है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला की बतौलेबाजी। ये एपिसोड उन भाई बंधुओं के लिए है जो 200 मीटर लाइन में खड़े होकर अपने सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, आइए इस 60 रुपए वाले झटके पे आपसे बात करते हैं। सर, 7 मार्च 2026 को मिडिल क्लास वर्ग के लिए एक तोहफा आता है कि सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया। वो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले, क्योंकि महिलाओं के लिए अब इसको ये तोहफा कहें या क्या ही कहा जाए। वैसे मुझे लगता है कि पंकज जी, अब ये बात जो है ऋतिक 60 रुपए से आगे निकल गई है। बात 60-60 मीटर और 600 मीटर तक पहुंच गई है। ये लाइन है, वो लाइन जो नोटबंदी के टाइम पे लगती थी, अब वो लाइनें जो है एलपीजी के लिए लग रही हैं। और उठिए, थोड़ा स्वास्थ्य को ठीक रखिए। चलिए फिर, सरकार चाहती है आप स्वस्थ रहें। सरकार ने ओबेसिटी के खिलाफ अभियान भी छेड़ रखा है कि हर आदमी मोटापा कम करे। ऐसी सब वर्जिश होगी इसमें। सकारात्मक देखिए। लेकिन ये भी मतलब अजीब बात है कि एक तरफ सरकार कहती है कि साहब भरपूर एलपीजी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ सर्वर डाउन चल रहे हैं, कहीं बुकिंग नहीं हो रही है, कहीं लाइनें लग रही हैं। और जैसा कि नोटबंदी के टाइम पे हुआ था, एटीएम के बाहर लाइनें लगती थी, वैसे ही अब एलपीजी के लिए लगने लगी। अब क्या ही कहा जाए। वैसे ऋतिक, मुझे लगता है कि यहाँ मोदी जी का आज ही में एक वो पुराना जो वीडियो वायरल हुआ, फिर से वायरल हो रहा है कि गैस वाला के साहब वो नाले से पाइप डालकर वैसा कुछ मुझे लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि वो तो उस तब की बात थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। ये तो तब की बात थी। अब नहीं हो पाएगा ऐसा कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और नालों में गैस हुआ करती थी, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, स्वच्छ भारत अभियान ले आए, तो अब तो सारे नाले साफ हो जाने चाहिए उस हिसाब से। तो ये जो ऑप्शन था कि नाले की गैस से आप खाना बना लेंगे या फिर पका लेंगे, वो तो खत्म हो गया। नंबर 1 पे इंदौर है, फिर भोपाल है, सबसे स्वच्छ राजधानी। तो भोपाल इंदौर के लिए तो कोई मौका नहीं है कि नाले की गैस से कुछ बना ले। वो ऑप्शन भी मोदी जी ने लाइन में 2014 में गांधी जी का चश्मा पहन के। कल रात को मैं अपने पिताजी से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि संभावना ये है कि हो सकता है कि गैस कुछ टाइम बाद मिले नहीं, क्योंकि 6-7 दिनों का स्टॉक बचा है शायद हमारे पास, और पेट्रोलियम में भी बहुत दिक्कत हो सकती है। वो वेटनरी डॉक्टर है वैसे, तो वेटनरी डॉक्टर होने की वजह से उनको थोड़ा घूमना पड़ता है, आज दराज के पेशेंट देखने जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि पेट्रोल की व्यवस्था भी आप अपना सहमति पूर्वक रखिएगा। कह रहे हैं कि तुम पत्रकार मत बनो हमारे सामने, मोदी जी हैं सब संभाल लेंगे। मोदी जी का इतना परिचालन क्यों है? अखंड विश्वास है ये तो, मतलब इतना विश्वास। ये भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जैसे कोरोना के टाइम पे ताली थाली और वो सब बजा के कुछ प्रतीक, कुछ ऐसा कुछ प्रतीकात्मक कुछ यहाँ पर भी कुछ ऐसा विरोध प्रदर्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, या संकट जिससे दूर हो। सलाद खाइए। हाँ, ये भी एक पकने की जरूरत नहीं है। सेहत भी अच्छी रहेगी। लाइन में लगी है, एक टाइम आप सिर्फ सलाद खाइए, ककड़ी, उबला हुआ। उबला भी कहाँ से होगा? नहीं, उबला हुआ कच्चा खाइए। हम धीरे धीरे आदि मानव टाइप का वो जीने चाह रहे हैं। अब सरकार आपको, अभी देखिए, आप बहुत सारे आप वेबसाइट देखेंगे तो इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, इसका बहुत प्रमोशन चल रहा है कि आप गांव में आके रुकिए, गांव में चूल्हे का खाना खाइए, चूल्हे पे कैसा खाना बनता है ये देखिए। इसके लिए लोग लाखों हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ सरकार ने मुफ्त में सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि आप भाई अपने यहीं पर गांव बसा लीजिए घर में ही,
चूल्हे पे रोटी बनाइए, खाइए, तो ये तो पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू करिए। और सर सोचने वाली बात यह है कि चूल्हे के खाने को प्रमोट करने के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं, हाँ है ना? हाँ, कि चूल्हे के खाने को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों खर्चे हो रहे हैं। सही बात। कांग्रेस प्रवक्ता तो लकड़ियां बीनते हुए पाए गए आज भोपाल में। अच्छा, लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे कि साहब अब वो कुछ नहीं तो दाल टिक्कड़ तो बन ही जाएंगे, एलपीजी का संकट तो है ही। उनकी तो कंगाली और तंगाली दोनों पे बात ही मत करिए, कुछ भी बीन सकते हैं। लेकिन अब वैसे तो फिर गिरिराज सिंह ने कह दिया, जो कपड़ा मंत्री हैं, कि राहुल गांधी ऊंचा पजामा क्यों पहनते हैं, तो अब क्या पजामे ढूंढते फिरेंगे कांग्रेसी? सही बात। तो उनका तो छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल हम उस दिशा में जा रहे हैं कि हम इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म और कच्चा खाने का, इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे हम आदि मानव की तरफ बढ़ेंगे ना। अच्छा, तो स्टॉक तो है नहीं आपके पास। अब देखिए, आप बड़ी बड़ी बात करते हो कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है, ये जैसा आपने कहा, आप 6 दिन की सप्लाई है। बहुत सारे कमर्शियल गैस सिलेंडर तो अभी से बंद हो गए, बिजनेस खत्म हो जाएंगे, शादी ब्याह है लोगों के यहाँ, उसमें सिलेंडर का क्या होगा? बहुत पहले 80, 85, 90 के दौर में लोगों के यहाँ शादी होती थी तो पूरे गांव से इधर उधर से सिलेंडर इकट्ठे किए जाते थे। सन 2000 तक भी कि 2 आप सिलेंडर दे दो, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, फला हो रहा है, शादी है। अब कमर्शियल सिलेंडर की व्यवस्था आ गई कि साहब देखो, अब सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं आती, मोदी जी आए तब से या भाजपा आई है तब से। अब उन सिलेंडर के लिए ये हालत है कि सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनका क्या होगा? जिनकी शादी, अब वो भट्टी खोदेंगे, तंदूर लगाएंगे। अब इसका उल्टा पक्ष देखिए आपकी, फिर कानून क्या करेगा? अभी कुछ दिन पहले ही भट्टी लगा रहे हैं। इंदौर, लखनऊ, तो बहुत सारे शहरों में तंदूर बंद जलाने पे बंद कर दिया है कि इससे पॉल्यूशन फैलता है। तो आप तंदूर जलाओगे तो पॉल्यूशन वाले पकड़ लेंगे, तो आप कैसे काम करोगे? तंदूर जलाएं न जलाएं, कोयला जलाएं न जलाएं, लकड़ी जलाएं न जलाएं, ऑप्शन क्या है? आप एक ऑप्शन देते हो, दूसरा बंद हो जाता है। अभी ये दिक्कत छोड़िए, आप सिलेंडर महंगा हो गया, गाड़ियां खड़ी हो जाएगी थोड़े दिन में। आपने प्रोडक्शन बंद कर दिया, पेट्रोल डीजल तो फिर भी है, आपने प्रोडक्शन बंद कर दिया है एलपीजी प्रोडक्शन के लिए, सीएनजी का। इसके पहले आपने कहा कि सीएनजी व्हीकल चलाइए, लोगों ने बड़ी मात्रा में सीएनजी गाड़ियां खरीद ली है। अब क्या होगा? आप कम से कम बच गए इससे। हम तो पेट्रोली गाड़ी ली है सर, तो 60 रुपए से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। नहीं, मुझे 60 रुपए से तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिलेंडर नहीं होने का फर्क तो पड़ेगा ना। खाना तो खाना पड़ेगा ना, 60 रुपए का फर्क तो नहीं पड़ रहा है। सही बात है, लेकिन सिलेंडर तो सबकी जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों सर, क्यों ऐसा है कि भारत में सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, या फिर लोगों में डर किस बात का है? सबसे ज्यादा तो डरा हुआ मिडिल वर्ग है अभी। असल में ऋतिक, ये पूरा जो ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो वॉर हो रहा है, उसका असर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पड़ा है तो वो रसोई पे ही पड़ा है। सबसे पहले वो भी भारत में ही पड़ा है जी। असल में जो जलमार्ग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको बोलते हैं, ईरान से लगा हुआ है, करीबन 167 किलोमीटर का वो रास्ता है, समुद्री रास्ता है, जहां से जो कच्चा तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, और भारत के लिए एलपीजी और ये सब जो गैसें हैं वो भी वहीं से आती है। दुनिया का 20% जो परिवहन है तेल का, वो वहीं से होता है। अब ईरान ने अड़ी डाल दी है, ईरान ने बोल दिया साहब कि यहां से अगर कोई गुजरा तो उड़ा दिया जाएगा। आपके जो यहाँ से, अगर आपने यहाँ से तेल के टैंकर लेके गए, आप अपने जहाज निकाले, तो आपको या तो आप पहले अपने देश में अमेरिका और इजराइल के जो राजदूत हैं, जो उनके जो स्टाफ है, उसको निकाल दीजिए, तब आप यहाँ से निकलेंगे। वरना आपको नहीं निकलने दिया जाएगा। तो अब संकट ये है कि कौन इतना रिस्क उठाए कि वहां से जहाज वहां से गुजरे, और अगर ईरान ने उड़ा दिया तो नुकसान हो जाएगा। नाकाबंदी हो गई है। मतलब वो धमकी का असर ये है कि भारत भी वैसे तो थोड़ा ज्यादा ही धमकियों को सीरियसली ले लेता है, तो यहाँ भी ये हुआ है। और फिर कुछ हालांकि मैं फिर भी ये कहूंगा पंकज जी कि पाकिस्तान जैसे हालात नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान में 55 से 60 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, और कल ही मैं एक खबर पढ़ रहा था कि मारामारी शुरू हो गई। तो बदहाली भी हो गई। बदहाली तो है ही, कंगाल तो है ही, कंगाली है ही, बदहाली भी हो गई है, और मारामारी शुरू हो गई है। यहाँ कम से कम अभी संयम बरत रहे हैं लोग, लाइन में लगे हैं, मारामारी शुरू नहीं हुई है। होनी भी नहीं चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान में एक मर्डर हो गया इस चक्कर में, पेट्रोल के लाइन के चक्कर में। होता क्या है कि एलपीजी है या दूसरी दिक्कतें हैं, ये ज्यादातर तो कीमत बढ़ गई,
नहीं मिलेगी। तो स्टॉक करने लगते जो हैं ये। हमारी आदत है बचत की, हम्म, घरों में भी रही है, यहाँ भी रही, वो बचत की आदत जो है वो आदमी एकदम स्टॉक करने लगता है। 2 सिलेंडर ले आओ, 3 ले आओ, जो जरूरतमंद है उसको मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, जैसे कोरोना के समय में भी जब पहला लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने जो राशन है, जो सामान है, तेल साबुन, घरों में दुकानें बना दी थी, मतलब इतना स्टॉक कर लिया था कि दुकान खुल जाए। तो जाहिर है खपत भी तो थी। खपत नहीं, मार्केट से स्टॉक खत्म हो तो गया। थी। हाँ, ये बात भी है कि लोग खा भी ज्यादा रहे थे, हाँ, काम कुछ था नहीं, बिल्कुल। बाजार जा नहीं रहे थे, तो ये बना लो, एक पिकनिक हो गया था हाँ। ठीक ठाक लोगों के लिए। हाँ। गरीब लोगों की तो अपनी गरीब लोगों परेशानी के तो- थी, उनको तो सरकार जो पैकेट दे रही थी उसमें भी धांधलियां हो गई, कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले। लोगों ने बहुत कई किलोमीटर तक पैदल सफर भी किया है, तो वो दौर भी है। लेकिन जो ठीक ठाक लोग थे, उसकी बात आप हमेशा देखिए कि जो जितना रईस है, जितना अमीर है, जितना सुविधा संपन्न है, वो उतना ज्यादा स्टॉक करता है, क्योंकि उसको डर सबसे ज्यादा है। एक सामान्य आदमी अपने पड़ोसी को सिलेंडर दे देगा कि ठीक है आज तुम भी बना लो, सुबह शाम को मैं खाना बना लूंगा। लेकिन जो जितना रईस है उसके यहाँ उतने ज्यादा सिलेंडर है, उतना ज्यादा उसको डर है, उतना ज्यादा वो इस आपदा में भी मजे लूट रहा है। तो ये जो चीज है, इस पे रोक कैसे लगेगी? ये हम आमतौर पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे ठिकरा फोड़ देते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, उनके यहाँ छापामार कार्रवाई हो जाएगी, 2-4 सिलेंडर पकड़ लोगे आप स्टॉक के लिए। लेकिन जो रईस लोग स्टॉक रखा हुआ है उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो आगे चल के आना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, इन तकरीबन 20 वर्षों में जैसा कि आप देख रहे हैं, एलपीजी मैंने सुना अपने बचपन में कि पहले बहुत रेयर चीज हुआ करता था। आपसे बिहाइंड द सीन जब बात हो रहा था, आपने बोला कि 1-1 महीने तक लाइन लगाने पड़ते थे उसके लिए। उस समय से लेके अब तक किन किन चीजों में आपके हिसाब से बदलाव हुआ? देखिए, एलपीजी का तो ये था कि 90 के दशक में भी देखेंगे आप तो आपने आज कनेक्शन, मतलब कनेक्शन तो ठीक है, कनेक्शन मिलने में भी पॉलिसी थी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना वेटिंग है। फिर दूसरा, आज मोबाइल आ गए हैं, लेकिन टेलीफोन का मामला था कि भाई आपको लैंडलाइन फोन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इसकी भी राशनिंग थी कि 2 महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा या महीने में 1, एग्जैक्ट याद नहीं। लेकिन आप नंबर लगाएंगे, जो अभी आया है कि 25 दिन में 1 सिलेंडर मिलेगा, एक ही नंबर लगेगा, मतलब मिलेगा 35 दिन में। उस समय भी 45-50 दिन हो जाते थे, सिलेंडर नहीं मिलते थे, ब्लैक होता था, लोग मारपीट पे उतारू हो जाते थे। तो हम उसी दौर में अभी भी खड़े होते दिख रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है। अब आप बात कर रहे हो कि हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक है, आप इतना बड़ा देश हो, इतनी बड़ी कंट्री चला रहे हो, आपके पास अपना खुद का क्या है? बार बार ये सवाल उठता है। जब आप चाइनीज आइटम बंद करो, अब हम चाइनीज मोबाइल नहीं खरीदेंगे, उसका प्रसार जो है, या विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, उसका जो आप कैंपेन चलाते हो वो भी आईफोन से चलाते हो। एग्जैक्टली। तो आप क्या कहते हो? मतलब उसका कैंपेन भी आप आईफोन से चला रहे हो क्योंकि आपके पास एक ढंग का मोबाइल भी नहीं। तो आप वैसे ही गैस सिलेंडर का मामला है कि 5-7 दिन का स्टॉक है, 5-7 दिन का स्टॉक है। मीडिया रिपोर्ट से तमाम जगह ये बातें आ रही है। एक सामान्य गृहिणी होती है या हमारे घर में महिलाएं होती है, तो पता है कि 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, तो इतना स्टॉक रखती थी कि 15 तारीख तक भी अगर सैलरी नहीं मिले तो घर के काम में दिक्कत ना आए। तो हम कह रहे हैं 5-6 दिन का स्टॉक है, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और हम इस समय इतना बड़ा देश कैसे, मतलब हमारे पास कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, स्टॉक नहीं है कि हम 15-20 दिन भी चीजों को चला पाए स्मूथली, बिना किसी तनाव के। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही कीमत बढ़ती है आदमी घबराता है, कीमत बढ़ रही, चीजें समेट लो। तो ये काला बाजारी को सरकार की तरफ से ही जन्म दिया जाता है। आप देखिए, पहले भी सब्सिडी की व्यवस्था थी, तब भी सिलेंडर थे। आपने तो सब्सिडी भी खत्म कर दी है, उसके बाद आप रेट भी बढ़ा रहे हो। ये 60 रुपए जो बढ़ेंगे वो कब वापस होंगे नहीं पता। ये वैसा ही मामला है कि एक बार आप, मतलब कोई चीज की कीमत बढ़ गई है तो फिर वो वापसी पे नहीं जाती। 60 रुपए सिलेंडर बढ़े और किसी दिन बहुत, जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी युद्ध के बाद, सरकार एक दिन घोषणा करेगी कि 20 रुपए कम कर दिए, और 40 रुपए जो मेरे बड़े उसका क्या है, और उसपे फिर आप थाली ताली सब पीटेंगे। तो ये बड़ा संकट है चीजों के महंगा होने का। ये कुछ दिन का संकट ठीक है, लेकिन ये जो महंगाई है स्थायी रूप से वहां पर जम जाती है, बैठ जाती है। ये हमेशा की दिक्कत है, इस पे कोई अंकुश नहीं है। आज से कुछ साल पहले तक एमआरपी, बेसिक कीमतों पे ध्यान दिया जाता था। अब कीमत बढ़ी तो बढ़ी, सरकारें पैसा ले रही। आपने अंतरराष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल है, आपने ओपन मार्केट कर दिया कि जो बाजार का मूल्य है उससे भारत में भाव घटेंगे।
कितनी बार हमने पढ़ा कि उस हिसाब से अब हमको पेट्रोल डीजल बीच में इतना दाम गिरा, 60-65 रुपए मिलना था, हाँ। लेकिन मिला वो 110 रुपए। सरकारें कमा रही है उसमें भी। तो आपदा में अवसर जो है आम आदमी से ज्यादा सरकारों के लिए है। अभी राहुल बजाज ने एक बार कहा था कि भाई टू व्हीलर तो विलासिता की चीज नहीं है, उसको इसलिए जोड़ रहा हूँ कि ये वही चीजें हैं, वही सिस्टम है पूरा। तो उन्होंने कहा कि भाई 1,10,000 रुपए का कोई टू व्हीलर आता है एक्टिवा टाइप का, तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि इतना महंगा क्यों, 60-65 हजार में आता है। तो उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं मिलता है इसमें, सरकार से कहिए। हमारा को तो 48,000 50,000 ही मिल रहे हैं इस पे, बाकी सब टैक्स है। तो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास 50,000 रुपए, जो कुछ नहीं कर रहा है उसके पास वो 60,000 रुपए कमा रहा है। तो सरकारों को ही चीजों को कम करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। लेकिन हम तो उस तरह से खड़े हुए ना कि 500 लीटर का रुपए लीटर भी हो जाएगा तो भी हम टिके रहेंगे, क्योंकि देश पहले। भाई गणित तो देखो, देश पहले हमने भी मान लिया, लेकिन ये गणित तो समझिए कि क्यों ज्यादा लूट मची। जब 55,000 रुपए की चीजें आप 10% 20% मार्जिन ले लो, इतने टैक्स इतनी चीजें लगा दिए कि वो 1,10,000 का हो गया। तो सरकार बिना कुछ किए धरे पैसे कमा रही है, जबकि सरकारों का काम होना चाहिए कि आपदा में कम कीमत पे आसानी से चीजें उपलब्ध कराए। ये एक दौर भी रहा है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या किसी राज्य में कोई और सरकार हो, आपदा में सरकारों का काम है खड़े होना, सब्सिडी देना, चीजें देना। सरकारें उल्टा करती है आजकल। जैसे ही कोई आपदा आई, रेट बढ़ा दो। एक ही चीज सीखी, पैसा बढ़ा दो। जैसे ही पैसा बढ़ता है, लोग चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। आप पैसा नहीं बढ़ाते गैस सिलेंडर पे, कोई इकट्ठा नहीं करता, इतना पैनिक नहीं फैलता। तो ये कोई देखा नहीं जा रहा, पैसे पे दुनिया टिक गई। जीएसटी का भी तो कुछ इसी से रिलेटेड मामला रहा कि जब जीएसटी घटाएगी अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारी चीजों पे, तो क्या किया कंपनियों ने कि अगर प्राइस था 105 रुपए, बाद में घटा के उसका प्राइस जो 100 रुपए होना चाहिए था, वापस से कंपनियों ने अपना प्राइस बढ़ा दिया 10% एक्स्ट्रा वाला। जो कंपनियों ने नहीं बढ़ाया, ये बात वैसा ही है कि आप पकोड़ा रोजगार खोल लीजिए तो पकोड़ा पे जीएसटी मिलेगा जी। अब वो आदमी को बोल दिया कि साहब पकोड़ा पर प्लेट जो है 100 रुपए का था, उस पे 25% जीएसटी थी, अब 75 रुपए में मिलेगा। हम खुश हो गए पढ़ के। लेकिन आपने क्या किया कि बेसन और तेल पे जो जीएसटी 2% था, उसको 18% कर दिया। तो 16% बढ़ के 32% जीएसटी इधर से बढ़ गया। तो पकोड़े पे तो नहीं लग रहा है जीएसटी, लेकिन तेल और बेसन पे लग रहा है 16%। तो 32% बढ़ के उस चीज की कीमत हो गई 75 से बढ़ के उसमें 32 रुपए और जोड़ लो, 107 रुपए। तो जो 25% कम हो गया, आप सोच रहे थे कि 100 का 75 में मिलेगा, वो 107 में मिल रहा है। तो ये जो घुमावदार सर्कल है वो वैसा चल रहा है। लेकिन पंकज जी, इसमें मुझे ये लगता है कि जो वॉर छिड़ी हुई है, इसमें जो शांति के मसीहा हैं, जिनको बार बार नोबेल के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है जी, बिल्कुल सब वो समझ गया। कब जागेंगे, कब कब ईरान वॉर को स्टॉप करेंगे और फिर से वो बात आएगी साहब शांति इन्होंने करवा दी है। और जो दूसरे युद्ध, चाहे वो भारत पाकिस्तान को क्लेम करते हो या दूसरे, ईरान का पूरा तेल नहीं निकाल लेंगे तब तक लड़ाई चल रही है तेल निकालने की। तो युद्ध अपनी जगह, लेकिन जब तक ईरान का पूरा तेल ट्रम्प साहब निकाल नहीं लेंगे, पूरा उसको निचोड़ नहीं लेंगे बूंद बूंद, तब तक चलता रहेगा ऐसा ही। ये लड़ाई सिर्फ तेल निचोड़ने की है। मतलब गजब है कि एक तरफ आप दूसरे जो देश हैं जहां अमेरिका इन्वॉल्व नहीं रहता, वहां फोन करके वॉर रुकवा देते हैं, और जहां अमेरिका को लगता है खुद का फायदा, वहां कूद के वॉर शुरू करवा रहे हैं। अब वो ईरान में तो फोन भी नहीं लगा सकते तो ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने फोन लगा के वहां रुकवा दी, क्योंकि वहां फोन से काम चलता नहीं, तो सीधे मिसाइल गिरती है कि सब मिसाइल से बात करो, मोबाइल से नहीं। तो उनके बस का नहीं है वार रुकवाना, और कोई भी वार नहीं रुकी। लेकिन उनका खंडन करने की कोई हिम्मत नहीं करता कि इन्होंने कोई वार नहीं रुकवाई, लेकिन शांति के लिए युद्ध कर रहे हैं वो, और उसको भी नाम दे रहे हैं कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। लड़ना जरूरी है, लड़ना जरूरी, शांति के लिए शांति होगा। मतलब ऐसा है कि आप रोड पे एक्सीडेंट न हो, इसके लिए सारी गाड़ियां सड़क से हटा दो तो एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये मतलब अच्छा है, एक अच्छी बात मैं मानता हूँ
अमेरिका के नियमों में, वहां के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि वहां 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति बन नहीं सकता। तो और ये दूसरा टर्म है ट्रम्प साहब के लिए, तो कम से कम ये दुनिया के लिए एक अच्छा वो है। भाई सब जगह ऐसे नियम होते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है, दुनिया का उसूल जो है ताकतवर का उसूल हो गया है। पुतिन साहब जमे हुए हैं नियम कायदे किनारे करके, किम जोंग जमे हुए हैं नियम कायदे किनारे वहां करके। तो लगता ही नहीं है तो ना। हाँ, तो ट्रम्प वो से आप आउट। क्या वहां उम्मीद तो करते लगता ही हो नहीं। कि कोई नियम लगेगा? वो भी बिना नियम के सारी कुछ कर लेंगे और उनका चलेगा मामला। चलेगा मामला। कई लोगों का 75 पार भी चल ही रहा है, तो अब उनका भी चलेगा। हाँ, नियम तो 75 पार का भी है। तो नियम वियम छोड़िए, आप तो अभी अपनी रोजी रोटी पे फोकस करिए कि सिलेंडर कब आएगा, हाँ, रोटी कब बनेगी और कल मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी दुनिया तो अपना युद्ध लड़ती रहेगी, लेकिन दुनिया में बने रहने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए रोटी खाना जरूरी है, और रोटी खाने के लिए सिलेंडर का होना सिलेंडर का जरूरी है। होना जरूरी क्योंकि आप अगर अब लकड़ी जलाओगे अब फ्लैट तो में भी मुश्किल में आ जाओगे। फ्लैट में चूल्हा कहाँ से जलाए, ये भी एक बड़ी दुविधा है। हाँ, कि भाई वही अगर तो। सिलेंडर खत्म हो गया, हाँ। अब कांग्रेसी जो लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, तो कहाँ से चूल्हा जलाएं फ्लैट में हम? चिमनियां लगाई ना आपने महंगी महंगी, उनमें से धुआं निकलेगा बाहर। घरों में चिमनियां लगी है लोगों के। अब जैगवार की फिनिशिंग में हाँ, अगर कोई आदमी उपला जलाने लग जाए तो फिर तो चूल्हा तो गया ही, सोसाइटी से भी जाएगा आदमी। सोसाइटी से भी जाएगा। और मूलतः तो ये है कि उनके पास सोसाइटी के अलावा कुछ है भी नहीं रहने को। लेकिन ऐसे मौकों के लिए शायद दो सांझा चूल्हा टाइप के कॉन्सेप्ट रहे होंगे। हाँ, कि आप जो जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके बीच में कोई मैदान या जगह होगी, उसमें सांझा चूल्हा लगा लीजिए, सब लोग खाना बना लीजिए, अपने घर लगाइए। इससे एक एकता का संदेश जा सकता है। पुरानी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी, इस तरह के सांझा चूल्हा और ये जो व्यवस्थाएं थी, ये वॉर के पीछे भी ऐसी सोच हो सकती है कि ऐसा हमको सोचना चाहिए कि ये व्यवस्था के तहत ऐसे कोई चूल्हे बना के इस तरह से भी काम निकाला जा सकता है। अच्छा राशिद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ईरान है वैसे कभी हाथ नहीं लगा था। ईरान को बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब किया जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। तो इस बीच में ईरान के ऊपर जब ये हमला हुआ, जब खामेनेई को डाला गया, उसके बाद ये जिस जो ये कौन सा नाम बताया आपने, नैरो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जो आपने बात बताई, यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत सारे टैंकर्स ऑलरेडी तैनात किए गए थे और बहुत सारे ऑयल डिपो पे जैसे हमला हुआ, उस जोन में भी रेड जोन बना के वहां पे हमला किया गया था, जिस वजह से भारत में उसकी इंपोर्टिंग कम हो गई। तो ईरान तो सामने से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता था, लेकिन ये उंगली करके उकसाने वाली जो बात अमेरिका ने की। देखिए, ईरान जो है वो अमेरिका के सामने कहीं भी टिकता नहीं है। उसकी जो पावर है वो बहुत कम है। उसके जो मिसाइलें जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत हथियार उसके पास नहीं है। लेकिन उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ईरान का बहुत बड़ा एरिया है। बीच में उसके रेगिस्तान भी है, एक तरफ पहाड़ी है, फिर 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और एक तरफ ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है। तो ये पहाड़ियां ही उसको सुरक्षित करती हैं। बहुत कहीं से उसने हमले की तैयारी में नहीं था, लेकिन हाँ, ये उसकी एक ईरान की काबिले तारीफ है कि वो दबता नहीं। दबाने की दबाने की बहुत कोशिश की ट्रंप ने, लेकिन नहीं दबा। और ये बार बार, कल भी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जंग हम पे थोपी गई है, हम बिल्कुल भी जंग के लिए तैयार नहीं थे। अब खामेनेई को ही अगर निपटा दिया है तो फिर तो वो जाहिर है कि हो गई। देखिए, उसूल तो युद्ध में सारे खत्म हो ही गए हैं। कि मतलब आप बोलते हो कि रहवासी इलाकों में हमले नहीं करेंगे, युद्ध का नियम होगा, सीमा पे युद्ध होंगे। अब आप जो है स्पेसिफिक सैटेलाइट के से देख के हमले करते हो, उसके बाद भी एक स्कूल पे मिसाइल गिर जाती है, छात्राओं की मौत हो जाती है, आप क्लिनिक उड़ जाते हैं। फिर ईरान भी कोई कम नहीं है, उसने बदले में मतलब दुबई यूएई सबके रेसिडेंशियल इलाकों में हमले करता है। तो इतनी सटीक उसमें क्या है कि उसूल वही रह गया, ताकत का और धमकी का। तो एक तरह से दुनिया में किसी तरह का कोई जोन नहीं रह गया ऐसा कि ये बात मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी। जिसके पास ताकत है वही युद्ध लड़ेगा, वो अपनी मर्जी का शासन चलाएगा और अपनी मनमानी करेगा। तमाम तरह की बातें होती है कि साहब संयुक्त राष्ट्र महासभा कब अभी तक कब दिखाई दिया, किसके पक्ष में आया, ले दे के वो एक बयान जारी कर देता है। जैसे कि हमारे
बहुत सारे प्रेस काउंसिल और इस तरह की संस्थाएं होती है जो एक बयान जारी कर देती है निंदा करें। निंदा। हम्म, तो खेद प्रकट किया, निंदा प्रकट की और कहा कि शांति होनी चाहिए चाहिए। दुनिया में। हम्म। तुमको ये कहने के लिए थोड़ी बनाया कि शांति होनी चाहिए, तुमको वो तो- शांति करवाने के लिए रखा हाँ, गया है। सही। लेकिन अब आप सब तो इस तरह की कोई संस्थाएं बची नहीं है। हम हिंदुस्तान में आरोप लगाते हैं कि एजेंसियां नहीं बची है, सरकार ने वो कर लिया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी कोई नहीं बचा है। मानव अधिकार आयोग कहाँ है? नहीं। छात्राओं की मौत हो गई। हम्म। संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? किसी को नहीं पता। बाकी देश क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा। 151 152 देश हैं दुनिया में, 3-4 की बात चल रही है। बाकी कहाँ है? कोई आवाज उठाने, मतलब ये कहने को भी राजी नहीं है कि युद्ध मत करो। हाँ, मत करिए, या ये गलत हुआ, या किसी शोक से भी प्रकट ही कर दें। हम कह रहे हैं, अमेरिका से, इजराइल से कहिए, ईरान से भी कहिए, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। सब अपना फायदा नुकसान देख रहे हैं कि कहाँ क्या होगा। यही मेरे दिमाग में भी चल रहा था सर अभी जब आप ये बात कर रहे थे कि ग्लैमराइज किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। आपको आम जनता को, भारत के आम जनता को ये नहीं पता कि न्यूक्लियर वॉर जो आप ग्लैमराइज कर रहे हैं ये कितनी खतरनाक चीज है। जी बिल्कुल। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ साहब कि खamenei को मार गिराया, हम खुश हैं। 10 दिन पहले मजा आ गया, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। तब उनसे कहा गया कि हम पे भी असर पड़ेगा, नहीं, तो उन्होंने मेरी बात का विरोध किया। हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम तो बहुत मजबूत हैं, हम तो मजबूत बहुत विश्व दूर गुरु हैं। बैठे हैं। चौथी बड़ी इस दुनिया में ये नहीं समझ रहे कि हम कितना दूर बैठे हैं। जी। हम पास ही बैठे हुए हैं, युद्ध के बिल्कुल किनारे पे हैं। और असर आगे पीछे ये हुआ कि आज सिलेंडर महंगा हुआ, ये महंगा हुआ, वो कल को डीजल पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा और सारे सामान महंगे होंगे और फिर कई तरह की दिक्कतें आएगी, इलेक्ट्रिसिटी से लेके तमाम चीज़ें। अब वो ऑस्ट्रेलिया में ईरान की महिला फुटबॉल टीम अटक गई है। ट्रम्प साहब ने एक ही काम अच्छा किया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि इनको वापस मत भेजो, इनकी जान चली जाएगी तो इनको अमेरिका शरण दे देगा। तो वो एक शांति लायक काम है उनका। बाकी तो वो कभी कोई अच्छी बात बोलते नहीं है, लेकिन ये उन्होंने अच्छा कहा कि ये टीम की महिलाएं जो है मारी जाएंगी, ईरान जाएंगी, तो इनको आप शरण दो, नहीं तो अमेरिका शरण देगा। बाकी युद्ध का कोई माई बाप नहीं है, जो है जिसके हाथ में ताकत है वो छड़ी घुमा रहा है। न्यूक्लियर वॉर की सर मैं बात कर रहा था। राशिद सर आप मुझे बताइए कि अभी जो एक्सपर्ट्स हैं जितने भी, वो बहुत सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेकर कि न्यूक्लियर वॉर को ग्लैमराइज मत करो, वो तुम्हारे लिए कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा तुम्हारा। और पूरा वर्ल्ड जो है गिना रहा है कि किसके पास कितनी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या कर देगा, हमारे पास नहीं है। का एक हमारे प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट था कि हम, असल में आप ये देखिए कि हमारे जो न्यूज़ चैनल है वो भी यही कर रहे थे, सारे के सारे। आखिरकार सरकार को बीच में आना पड़ा, सरकार को ये एक ऑर्डर निकालना पड़ा कि साहब टीआरपी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि सब खेल टीआरपी का था। हाँ। और राजनीतिक पार्टियां हों, राजनीतिक दल हों, सब टीआरपी के लिए ही लगे हैं। सब अपनी दूर से जो वॉर चल रहा है उसमें भी अपनी टीआरपी देख रहे हैं, उसमें भी धर्म देख रहे हैं, उसमें भी अपना हित देख रहे हैं कि कैसे खामेनेई की मौत हुई। यहाँ लोगों को क्या मतलब, लेकिन यहाँ भी उसमें फिर 2 हिस्सों में बट गया, है ना। तो न्यूक्लियर पावर इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, अमेरिका के पास भी, और कई सारे मुल्कों के पास है। लेकिन इसका जो असर है हम तो किताबों में ही पढ़ते हैं। हाँ। हमने जो पढ़ा है कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था जो 6 अगस्त को। हाँ। तो मुझे लगता है कि अभी भी सबक लेना चाहिए और किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अगर खुद बर्बाद हो रहा है तो फिर ये सोचे कि ठीक है हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, हम तो डूब ही रहे हैं, तो आपको भी बर्बाद कर दें। तो मुझे लगता है कि उतनी गुंजाइश अभी भी रखनी चाहिए कि कोई इस तरह के पावर का इस्तेमाल ना करे, तो सब रोटी खा सके। हाँ, सब रोटी का इतनी गुंजाइश बनी रहनी चाहिए हमेशा दुनिया में, पड़ोस में, देश में, आपके राज्य में, शहर में, कि आपके आसपास मौजूद हर आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। बाकी युद्ध और बाकी चीजें, नेतागिरी, राजनीति सब चलता रहेगा, पर आदमी 2 टाइम की रोटी खा सके, इतना तो आदमी के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। इतना, जैसे आपका व्यक्तिगत बहुत एक्सपीरियंस रहा इतने सालों का पत्रकारिता क्षेत्र में, आप बहुत सारे ऐसे जगहों पे भी गए हैं, झुग्गी झोपड़ी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। आप बताइए कि धरातल पर रोटी के लिए एक आदमी जो मेहनत करता है, अभी जो भी व्यंग्य चल रही है, गैस सिलेंडर हो गया, सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी का तो सबसे बड़ा स्कैम है देश में कि जो 10 करोड़ की जो पॉलिसी है
कि 10 करोड़ सिलेंडर मिल रहा है, साल भर में 3 सिलेंडरों की खपत नहीं हो पा रही है, उस पे भी आप 300 रुपये सब्सिडी की बात करते हैं। ये तो सबसे बड़ा स्कैम है। ठीक है, आप बीपीएल एपीएल की बात करते हैं। आपने जिस स्तर से पत्रकारिता के क्षेत्र में धरातल पर देखा, आपको लगता है कि झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर का कनेक्शन आज भी पहुंच पाया है? नहीं, देखिए, सिलेंडर का कनेक्शन तो मुझे लगता है कि पहुंच गया है बड़े लेवल पे, लेकिन अब वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, कर पाता है, नहीं कर पाता है, वो जो बोल रहा है लकड़ियाँ बीनते हैं अगर, तो ग्रामीण इलाकों में तो अभी भी वो सिलेंडर के बजाय लकड़ियाँ बीन के या उपले या उनको सामान्य जो मिल जाता है, पैसा तो है ही, लेकिन अपनी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन शहरों में तो बहुत हद तक, चूँकि सरकार ने जो योजनाएं दी इस देश को, चौथी अच्छी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम रईस हैं, सब हैं, फिर भी वो 85 करोड़ लोग कौन हैं जो मुफ्त का राशन ले रहे हैं और सरकार की निगाह में गरीब है। 85 करोड़ लोग आपके, तो ये कोई पूछेगा मुफ्त का राशन ले रहे हैं, वो गरीब हैं, फिर कैसी अर्थव्यवस्था है? फिर आप कैसे आगे जा रहे हो? आप हर साल इसकी संख्या बढ़ा रहे हो, या तो ये झूठ है या ये है। तो एक तो ये सुविधा मिल रही है, दूसरा राज्यों ने कर्ज लेके या सिलेंडर के पैसे से या हमारे पेट्रोल के पैसों से 1500 रुपये की लाडली बहना, 2000 रुपये की लाड़की बहना, ये तो मातरम योजना और क्या क्या चला दी है। तो ये सब पैसा जब मिल रहा है लोगों को, सिलेंडर भी मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही, तो मुझे नहीं लगता कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये सब पैसे बांटने से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा या परिवार नहीं सुधरेंगे, आप उनको काम दीजिए या कुछ चीज़ें दीजिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। दूसरा, गरीबी की जहाँ तक बात है, तो ये भी तिकड़मी योजनाएं हैं, इनका विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, हम पहले की बात कर रहे हैं और आज भी होंगे, कि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं बस्तियों में कि हम घर में चाय बनाते हैं तो हम दूध अलग लाएंगे, चीनी अलग लाएंगे, चाय पत्ती अलग लाएंगे, एक तपेली होगी हमारे पास, एक सिलेंडर होगा, जो भी होगा, जिससे हम चाय बनाएंगे। चाय बनाने का बेसिक प्रोसेस यही है कि पानी डाला, दूध डाला, चाय पत्ती डाली, इलायची डाल दी, कुछ भी, बढ़िया चाय बना ली आपने। ये एक सामान्य चाय का सिद्धांत है। अब आप ये मानोगे कि जब बात तमाम तरह की चाय की चल रही है, तो कि ईरानी चाय और ये भी हैं, वो तो बहुत महंगी है, लेकिन एक गरीब आदमी को हमने ऐसे भी देखा है रिपोर्टिंग के दौरान कि वो घर से गिलास लेके निकला है स्टील का, उसके पास 2 ही रुपये। अब वो 2 रुपये में चाय कैसे बनाएगा? परिवार है, तो क्या करता है वो कि भाई 2 रुपये का तो दूध ही आ जाएगा, या 2 रुपये की चीनी आ जाएगी, या 2 रुपये की चाय पत्ती आ जाएगी, तो चाय कैसे बनाएगा? उन बस्तियों के दुकानदार भी उतने ही उदार हैं। सरकार को इन बस्तियों के दुकानदारों से उदारता सीखनी चाहिए, सब्सिडी सीखनी चाहिए और लोगों के प्रति भाव सीखना चाहिए। वो जाता है गिलास लेके, वो कहता है इसमें 1 रुपये का दूध डाल दो। दूसरी दुकान पे जाता है, उससे कहता है इसमें 50 पैसे की चाय पत्ती डाल दो। उसी किराने वाली दुकान से कहता है इसमें 50 पैसे की चीनी डाल दो। तीनों चीज़ उसने 2 रुपये में ले ली और घर जाके उसको उबाल लेता होगा, पानी डाल के, जो भी करता है। लेकिन 2 रुपये का ये जो सिस्टम है, और हम 5 तरह की चीज़ें लेके बैठे हैं, चाय बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये उदारता हर आदमी को समझनी चाहिए कि जीवन कितना कठिन है। सरकारों को भी इसी उदारता से जनता को देखना चाहिए कि जिसकी जितनी सुविधा है उसको उतना सामान मिल जाए। एक एलपीजी सिलेंडर 1060 रुपये का है। अब जो बात कह रहे हैं कि सिलेंडर होता होगा, नहीं होता होगा, वन टाइम सिलेंडर तो उसने हासिल कर लिया किसी योजना में, या खरीद लिया उसने 3-3.5 हज़ार इकट्ठा करके, लेकिन सिलेंडर 1100 रुपये में लगता है। उसकी रोज की आमदनी 200-300 रुपये है जी। कभी 1100 रुपये इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, तो सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई मुझे जितनी ज़रूरत है उतना सामान दो। जैसे वो 50 पैसे की चाय पत्ती दे रहा है, 50 पैसे की शक्कर दे रहा है, 1 रुपये का दूध दे रहा है, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। तो वो उसकी उदारता है, इतनी तो किसी में नहीं है कि भगा देते हैं दुकान वाले। आप किसी बड़े स्टोर पे तो ये ले नहीं सकते, लेकिन इन बस्तियों में इस तरह की, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी पावर है कि भाई ठीक है, उसकी परेशानी को समझो। सरकारें भी सिलेंडर में नहीं खरीद सकता 1100 रुपये का, महंगाई आप अपनी जगह रखिए, तो मुझे 4 कैटेगरी दे दीजिए आप कि मैं 300 रुपये का सिलेंडर ले लूँ, 10 दिन खाना बना लूँगा, फिर 300 का और ले आऊँगा। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्थाएं हमने कभी सोची नहीं। हमने सीधे जो है छोटे सिलेंडर ब्लैक में भरा, और आप किसी से कहोगे तो वो यही कहेगा 1100 रुपये क्या है यार, आजकल 1100 रुपये तो पिज्जा में चले जाते हैं। जिसके पास नहीं है, जमीन पे जाके देखिए कि 1100 रुपये क्या वैल्यू रखते हैं। आप तो सीधे कह देते हैं 1100 रुपये का तो मैं पिज्जा खा जाता हूँ।
सिगरेट पी जाता हूँ 3 पैकेट हम्म। रोज, 450-500 रुपये का एक पैकेट आ रहा है। तो ऐसे लोगों को और ऐसी बातें करने वालों को, देश बहुत चकाचौंध में है और बिल्कुल अच्छा चल रहा है, सब मान लिया अच्छा चल रहा है, चलना भी चाहिए, लेकिन इस लेवल पे भी जाके देखिए कभी। कोई गरीब नहीं है देश में, एक सामान्य सिद्धांत जो है, आप किसी से बात करोगे कोई गरीब नहीं है, सब मजे मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से, देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को कम से कम इतना तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, किससे इन्फ्लुएंस होना है और किससे नहीं इन्फ्लुएंस होना है। इसी के साथ मैं ऋतिक पांडे लेता हूँ आपसे विदा, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। पंकज सर और राशिद सर आपको आगे भी बताएंगे कि क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या मानना है और क्या नहीं मानना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला।